क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे शारीरिक पुष्टि व खेल प्रशिक्षण। देखो, शारीरिक पुष्टि और खेल प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो हम अगर बात करते हैं कि चैप्टर कहाँ पर है, क्योंकि जो हम शारीरिक शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो सिलेबस है वो निश्चित है। जैसे आपको दिया गया है कि जो आपका NCERT है तो वहाँ 11 और 12 की बुकों से, तो जो कक्षा 11 की किताब है वहाँ पर आपको दिया गया है टॉपिक शारीरिक पुष्टि। ठीक है, शारीरिक पुष्टि के अंतर्गत ही हम प्रशिक्षण को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है, क्लास को। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक पुष्टि क्या है। देखो, शारीरिक पुष्टि का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे दैनिक क्रियाएं, यानी कि हम दिन भर में जो भी काम करते हैं उसे कार्य करने की अक्षमता जो हम बिना थकावटे करते हैं उनसे क्या कहते हैं? शारीरिक पुष्टि कहते हैं। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपकी शारीरिक पुष्टि है तो शारीरिक पुष्टि क्या है, तो शारीरिक पुष्टि का मतलब यानी कि दिन भर में किया गया काम जो हम बिना थकावट के करते हैं उसे हम शारीरिक पुष्टि कहते हैं। यानी कि डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो शारीरिक पुष्टि है इसका मतलब क्या है? अक्षमता है। यानी कि डायरेक्टली हम कहेंगे कि जो अक्षमता है, आपकी दैनिक अक्षमता को हम शारीरिक पुष्टि कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो शारीरिक पुष्टि है यानी कि अक्षमता है, वह हमने कहा कि वह हमारा क्या है? खेल प्रशिक्षण है। तो जो शारीरिक पुष्टि है ये तो हमें पता लग गया कि दैनिक अक्षमता को हम शारीरिक पुष्टि कहते हैं, कार्य करने की हमारी अक्षमता होती है। लेकिन अगर आपको अक्षमता बढ़ानी हो तो फिर कैसे बढ़ाएंगे? तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अक्षमता बढ़ाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रशिक्षण की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका शारीरिक पुष्टि है तो उसकी अक्षमता को बढ़ाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? प्रशिक्षण की होगी। देखो, प्रशिक्षण क्या होता है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? प्रशिक्षण होता है किसी खेल का पहले ही अभ्यास करना, यानी कि हम उस खेल के बारे में पहले अभ्यास करते हैं, जानते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रशिक्षण कहते हैं। तो यहाँ से देखो, क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, यानी कि पर्सन कैसे बनेंगे एग्जाम में। जैसे कि हमने कहा शारीरिक पुष्टि है तो शारीरिक पुष्टि का मतलब अक्षमता होगी, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि शारीरिक पुष्टि है तो ये क्या है? आपकी दैनिक अक्षमता है या आपकी संपूर्ण शरीर की अक्षमता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कार्य करने की दैनिक अक्षमता है। तो आपको लगाना है क्या है? कार्य करने की दैनिक अक्षमता है। हालांकि इसके जो क्वेश्चन है हम इसके बाद में कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी अक्षमता होगी यानी शारीरिक पुष्टि हमारी अक्षमता, और अक्षमता को बढ़ाने के लिए हमें किसका सहारा लेते हैं? प्रशिक्षण का। अब जैसे ही आपका प्रशिक्षण शुरू होता है, यहाँ से कंडीशन आते हैं कि विभिन्न प्रकार के खेलों में वैसे तो क्या है? हमारे प्रशिक्षण है, लेकिन जैसे ही हमारा प्रशिक्षण शुरू होता है तो प्रशिक्षण में हमारा सबसे पहले क्या होता है? गरमाना, जिसे हम कह सकते हैं वार्म अप। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा? गरमाना होगा। और गरमाना, तो यहाँ क्या होता है? हमारा गरमाना। तो पहली कंडीशन आती है कि जो हमारा गरमाना है, गरमाना का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहली कंडीशन होती है कि यहाँ से देखो, एक तो पर्सन हमने कहा था कि यहाँ से बन सकता है शारीरिक पुष्टि। फिर शारीरिक पुष्टि को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण हमारा क्या होगा? पर्टिकुलर किसी खेल का होगा। यानी कि हम कहते हैं ना कि जैसे हम प्रशिक्षण लेते हैं तो पर्टिकुलर किसी खेल का प्रशिक्षण होगा, यानी कि किसी शारीरिक क्रिया का होगा। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण की सबसे पहली अवस्था आती है आपकी गरमाना, या हम इसे कह सकते हैं वार्म अप। अब सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि गरमाना होता क्या है? तो गरमाना का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ आप याद रख सकते हैं गर्म। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर गर्म याद रखेंगे तो गर्म का मतलब होता है शरीर को हमें क्या बनाना है? खेलने के लायक बनाना है। पहली कंडीशन तो आप याद रखेंगे, गरमाना क्या है? एक लघु क्रिया है। लघु का मतलब यह है कि अल्प समय में की जाने वाली क्रिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम वार्म अप करते हैं तो प्रतियोगिता के दौरान या हम प्रशिक्षण से पहले जो भी वार्म अप करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा, कि जैसे हमने कहा कि कुछ समय के लिए, यानी कि हमने कहा 2 मिनट के लिए या 3 मिनट का हमने एक्सरसाइज की, और इसमें हमने क्या किया? उसे हमने गरमाना कह दिया। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि गरमाने में हम विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि गरमाना क्या है? हमारा एक लघु क्रिया, यानी कि छोटी क्रिया है, कम समय लगता है। और दूसरी क्रिया क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है कि गरमाना हम खेल या प्रशिक्षण से पहले की जाने वाली क्रिया है। इससे हमारी क्या होगी कि देखो, हमने कहा कि मांसपेशियों की यहाँ पर हमारी क्या होगी? अक्षमता तो हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ हम ये कहेंगे कि उसके खेलों के अनुकूल बनाना। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? खेलों के अनुकूल बनाना। गरमाने का मतलब क्या होता है? खेलों के अनुकूल हमें बनाना। और ये क्या है? एक आपकी लघु क्रिया है। जब हम बात कर रहे थे गरमाना होता क्या है,
देखो गरमाना का मतलब क्या होता है कि जो आपका रक्त है, रक्त दाब को मतलब बढ़ाना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को आपको बढ़ाना क्या कहलाता है, गरमाना। या हम ये कह सकते हैं, देखो अगर हम डेफिनेशन को देखते तो हम ये भी कह सकते हैं कि गरमाना क्या है, रक्त दाब का बढ़ना जिससे हमारी मांसपेशियाँ क्या होती है, खेलने के या क्रिया करने के योग्य बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, गरमाना कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि गरमाना क्या है, एक अभ्यास है। आपको ध्यान रखना, गरमाना क्या है, एक आपका अभ्यास है जो किसी प्रशिक्षण या खेल से पहले किया जाता है और मांसपेशियों को खेल के अनुरूप बनाया जाता है, तो आपसे क्या होगा, गरमाना। देखो क्वेश्चन बनने का मतलब यही है कि अगर आपसे पूछा जाता है गरमाना एक प्रकार की क्रिया है, आपको ध्यान रखना है लघु क्रिया है। ऑप्शन में आपको वृद्ध क्रिया या हम ये कह सकते हैं कि दीर्घ क्रिया भी कह सकते हैं। कि अगर मैं ये कहता कि दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, दीर्घकालीन क्रिया है, तो दीर्घकालीन क्रिया गरमाना नहीं होगा, तो गरमाना क्या होगा, लघुकालीन क्रिया होगी गरमाना। ये आप खेल के दौरान, खेल से पहले करते हैं, ठीक है। अब शरीर का काम क्या है, इसके अनुकूलित, मतलब गरमाना का काम क्या है, अनुकूलित बनाना। फिर कंडीशन ये आती है कि जैसे हमने कहा कि गरमाना है, तो गरमाने में आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे तो गरमाने के प्रकार कितने होते हैं। तो आप ध्यान दें कि गरमाने के प्रकार कितने होते हैं, 3। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गरमाने के प्रकार कितने हैं, 3। अब जो 3 प्रकार हैं, देखो ये होते क्या हैं। देखो प्रकार का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा संबंधित गरमाना, सबसे पहले क्या है, नंबर 1 आपका संबंधित गरमाना, या फिर असंबंधित कह सकते हैं। देखो संबंधित या आपका असंबंधित गरमाना। संबंधित का मतलब होता है कि खेल के अनुरूप, जैसे अगर मैं सपोज 100 मीटर का धावक हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर के अनुसार ही क्या करता हूँ, मैं अपने शरीर को तैयार करता हूँ। अगर एक हाई जंप का या लॉन्ग जंप का क्या है एथलीट है, तो वो क्या करेगा, जंप के अनुसार ही क्या करेगा, अपनी एक्सरसाइज करेगा या वार्म अप करेगा। दूसरा आता है आपका सक्रिय गरमाना। नंबर 2 क्या है आपका सक्रिय गरमाना। अब देखो सक्रिय हो या ओब्लिक हम कह सकते हैं निष्क्रिय। यहाँ क्या है कि सक्रिय या आपका निष्क्रिय गरमाना। दूसरा होता है, तीसरा आपका सामान्य या विशेष गरमाना। तो नंबर 3 क्या है आपका सामान्य या फिर ओब्लिक आपका क्या होगा, विशेष गरमाना होगा। देखो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि गरमाने के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार हैं। नंबर 1 है संबंधित गरमाना, सक्रिय गरमाना और सामान्य गरमाना। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ये आता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है संबंधित गरमाना मतलब उस खेल से संबंधित हम गरमाने को कह सकते हैं। असंबंधित का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रशिक्षण से पहले आपने देखा होगा कि सभी खिलाड़ी एक साथ इकट्ठे होकर क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो वो असंबंधित गरमाना है। क्योंकि सभी खेलों में अलग अलग फिर से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज हम क्या कर रहे थे, एक साथ में कर रहे थे, तो इसलिए हमसे क्या कहते हैं, संबंधित गरमाना कहते हैं। दूसरा आता है हमारा सक्रिय गरमाना। सक्रिय का मतलब ये होता है कि खेल के दौरान, जैसे आपने देखा हो कि थोड़ा सा हमने वार्म अप किया, लेकिन खेल स्टार्ट, यानी कि जैसे आपने देखा होगा 100 मीटर स्टार्ट होने वाली, उससे पहले कुछ देखा होगा खिलाड़ी दौड़ते हुए कि थोड़ी सी दूर दौड़े फिर रुक के वापस आ गए, तो वो क्या होगा, सक्रिय होगा। निष्क्रिय का मतलब होता है खेलों के बाद, यानी कि जिसे हम कूल डाउन कहते हैं, यानी कि फिर से अपनी स्थिति को उसी अवस्था में लाना जहाँ से हमने शुरू किया था। फिर सामान्य का मतलब ये कि हमने कहा कि सामान्य का मतलब क्या होता है कि जैसे हल्का फुल्का वार्म अप करना। विशेष का मतलब होता है बहुत अधिक वार्म अप करना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं गरमाना हमारा कितना है, 3 प्रकार का, संबंधित है और यह असंबंधित है, सक्रिय है या निष्क्रिय है, और आपका सामान्य या विशेष गरमाना है, ठीक है। तो गरमाना हमारा क्या होगा, 3 प्रकार का होगा। नेक्स्ट में चलते हैं कि जो हमारा गरमाना चला हुआ है, तो गरमाने के बाद हमारी जो कंडीशन आएगी वो किसकी आएगी, फिर आपकी अनुकूलन की आएगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या आएगी, अनुकूलन क्या आएगी। देखो अनुकूलन होता क्या है, देखो पहली कंडीशन क्या थी, जो हमारा प्रशिक्षण था, प्रशिक्षण के बाद क्या आ गया था हमारा, प्रशिक्षण हमने क्यों किया, क्योंकि अक्षमता बढ़ानी थी। अक्षमता बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण का पहला चरण क्या था हमारा, गरमाना था। तो दूसरा चरण हमारा क्या होगा, अभी आपका अनुकूलन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा चरण है हमारा क्या होगा, फिर आपका अनुकूलन होगा। देखो अनुकूलन होता क्या है,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका अनुकूलन है, अनुकूलन का मतलब होता है कि खेल के प्रति हमें अपने आप को अनुकूलित बनाने को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। और ये भी आपका जैसे गरमाना 3 प्रकार का था, तो ये भी आपका अवधि के अनुसार 3 प्रकार का हो सकता है। जैसे डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रारंभिक आपका क्या होता है, अनुकूलन होता है। यानी कि पहली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है अनुकूलन क्या है। तो अनुकूलन का मतलब क्या है कि एक तो ये दीर्घकालीन क्रिया है। देखो हम वहाँ बात कर रहे थे कि जो आपका गरमाना था वो लघुकालीन क्रिया थी, तो ये हमारी क्या है, अनुकूलन आपकी दीर्घकालीन क्रिया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये आपकी दीर्घकालीन क्रिया है। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो अनुकूलन हमारा क्या होगा, दीर्घकालीन का मतलब है कि अधिक समय होगा। इसका मतलब ये होता है कि खेलों के लिए हमें अपने आप को खेलों के अनुरूप अपने आप को बनाना होता है आपका अनुकूलन। फिर हम ये कहते हैं कि जैसे हमने कहा दीर्घकालीन क्रिया है, खेलों के अनुरूप बनाना है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या होगी कि जो अनुकूलन करते हैं वो हमारी कितनी अवस्था में करते हैं, हम वो 3 अवस्था में करते हैं। सबसे पहली अवस्था हमारी क्या रहती है कि जैसे हमने कहा प्रारंभिक काल है, यानी कि पहली अवस्था होगी तो खेलों के दौरान, यानी खेल जब प्रशिक्षण लेते हैं तो उसमें हमारी क्या होती है, 6 से 7 माह की अवस्था होती है। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं कि हमारी क्या प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन। जब हम अनुकूलन करते हैं तो अनुकूलन की 3 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था प्रारंभिक अवस्था, आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक अवस्था में जो प्रशिक्षण लिया जाता है वो कितनी अवधि के लिए होता है, तो 6 से 7 माह होगा। फिर इसके बाद आती है दूसरी अवस्था, या हम इसे मध्य अवस्था भी कह सकते हैं। देखो दूसरी अवस्था या हम इसे मध्य अवस्था भी कह सकते हैं, या हम इस अवस्था को क्या कह सकते हैं, आपकी प्रावर्तन अवस्था भी कह सकते हैं। देखो इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रावर्तन अवस्था भी कह सकते हैं। ये आपकी 1.5 माह से 2 माह की अवधि की होती है। ठीक है, 1.5 या 2 माह की अवधि की होती है। नंबर 3 होता है आपका प्रतियोगिता काल, और प्रतियोगिता काल आपका कितना होता है, 4 से 5 माह का होता है। यानी कि जैसे हम प्रशिक्षण शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को हमने वार्म अप किया, फिर वार्म अप के दौरान, यानी कि वार्म अप के बाद एक शब्द आता है अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या है, हमारा खेलों के लिए हमें अपने आप को तैयार करना, उसके अनुरूप बदलना। देखो यहाँ ध्यान देंगे कि खेलों के अनुरूप बदल रहे हैं, जबकि गरमाना क्या था, अभी ध्यान दें, क्योंकि गरमाना या वार्म अप कह सकते हैं, गरमाना में और अनुकूलन में अंतर क्या है, अनुरूप का मतलब क्या है, अनुकूलन करना। गरमाना का मतलब क्या है कि उसी समय तैयार करना, यानी कि हमें अपने आप को खेल के लिए तैयार करना। और खेल के लिए तैयार क्या होंगी यहाँ पर, मांसपेशियाँ, क्योंकि मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है, अगर हम एक्सरसाइज यानी कि वार्म अप नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका गरमाना होगा। यहाँ से अंतर भी पूछ लेता है कि अनुकूलन और आपका गरमाना में अंतर क्या है। तो यहाँ हमें पता है, ये कहा था हमने कि लघु क्रिया है और ये हमारी क्या है, दीर्घकालीन क्रिया। इसलिए हमने कहा कि दीर्घकालीन क्रिया कौन सी, हमारी अनुकूलन है। यहाँ हम खेलों के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं। गरमाना का मतलब है खेलों के लिए तैयार करते हैं, सिर्फ इतना सा अंतर है। गरमाना भी आपका 3 प्रकार का था और आपका क्या था, अनुकूलन के प्रकार भी आपके कितने हैं, 3 हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि जो आपका अनुकूलन है इसके फ़ायदे क्या होते हैं, यानी कि अनुकूलन के लाभ क्या हैं। देखो अनुकूलन के लाभ का मतलब होता है कि अगर हम बात करते हैं लाभ की या हम महत्व की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो आपका भार है उसमें क्या होगी, वृद्धि या कमी होगी। वृद्धि या कमी का मतलब ये है कि सपोज आपने देखा होगा कि एक 100 मीटर का रनर है और एक मैराथन का है, तो दोनों में क्या अंतर होता है कि जो मैराथन वाला है वो दुबला पतला होता है और जो 100 मीटर वाला होगा वो शरीर में क्या होगा, काफ़ी बड़ा महसूस होगा आपको देखने में। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मांसपेशियाँ हैं उनमें वृद्धि होती है या फिर कमी होती है, ये अनुकूलन के सिद्धांत पर काम करती है। फिर बात करते हैं दूसरे समास, दूसरा यानी कि दूसरी कंडीशन आते हैं दूसरा समास। दूसरा समास क्या होता है, महसूस ना होना। दूसरा समास का मतलब ये होता है, यानी कि हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि दूसरे समास से हमें बचाता है, समास से बचाता है।
यानी कि अनुकूलन से हमारा क्या होता है, हम दूसरे समास से बचते। दूसरे समास का मतलब होता है जैसे आप कहते हैं कि भाई मुझे सांस चढ़ रहे हैं, तो सांस चढ़ने का मतलब क्या है, दूसरा समास, क्योंकि हमने उसके अनुरूप अपने आप को पहले ही बना लिया है। सपोज मैं क्या हो 3 किलोमीटर का धावक, तो 3 किलोमीटर के अनुकूल बनाऊंगा। अगर मैं वेट लिफ्टर हूँ तो वेट लिफ्टिंग के अनुरूप बनाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर ये क्या होता है कि देखो थकान के दौरान, यानी कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अनुकूलन के दौरान या प्रशिक्षण के दौरान आपको क्या महसूस होती है, थकान महसूस होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो आपकी थकान है, ठीक है, देखो जब अनुकूलन के सिद्धांत पर आप काम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, आपको थकान महसूस होगी। और थकान महसूस यानी थकान को हटाने के लिए आप क्या करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, थकान होती क्यों है, पहली कंडीशन तो ये आती है। देखो थकान होने का मतलब क्या है कि यदि हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहाँ से हमें क्या होगी, थकावट होगी। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी और नेक्स्ट में आने की संभावना रहती है। यहाँ आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक तेज धवी एक अच्छे खिलाड़ी में आप धीमी थकावट देख सकते हैं। कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल का अधिक होना, लैक्टिक अम्ल का कम होना, तो लैक्टिक अम्ल का कम होना। क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान जो अनुकूलन की प्रक्रिया हमने की है, वहाँ से हमने क्या कर दिया, नंबर 1 तो क्या, लैक्टिक अम्ल को कम कर दिया। नंबर 2 क्या है, श्वास को अपने प्रति बना दिया। तो यहाँ जो श्वास ले रहे थे, तो श्वास में क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर हमारा जो क्या है, इनका हम निष्क्रिय कर देते हैं। निष्क्रिय का मतलब ये होता है कि लैक्टिक अम्ल को बाहर निकालना अनुकूलन के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यानी कहने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ अनुरूप तैयार कर रहे हैं ना। तो आपने देखा हो जब हम प्रशिक्षण करते हैं तो प्रारंभ में हमें सांस चढ़ते हैं, बाद में सांस दिखाई नहीं देते। कारण क्या होता है कि हमारे जो शरीर होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन की पूर्ति करने के वो काबिल बन जाता है, मतलब उसी प्रकार के माहौल में वो ढलना शुरू हो जाता है। इसके लिए एक और कंडीशन रहती है, अनुकूलन के लिए सबसे मुख्य जो महत्व रहता है, यानी कि जो प्रभावित करने वाले कारक है वो किसका होता है, आपका वातावरण और आपका जलवायु। देखो जलवायु का फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं लोग, ठीक है, अब ठंडे प्रदेश में रहने वाले और एक गर्म प्रदेश में रहने वाले, दोनों की जलवायु क्या है, अलग है। आपने देखा होगा पहाड़ पर जाते हुए क्या होता है कि वायुदाब कम हो जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, आपको कम मिलेगी। लेकिन उस परिस्थिति में भी कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते, वहाँ पर रहते भी हैं। तो कारण क्या है उसका कि उन्होंने अपने को उसके अनुरूप बनाया वातावरण के। तो यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, वातावरण के अनुरूप बनाते हैं। ये तो बात हुई थी कि जब थकान होती है, थकान होने के कारण ये होते हैं। किंतु अगर हम बात ये करते हैं कि जो हम थकान ना हो ऐसा क्या करें, तो देखो थकान ना हो तो ऐसा क्या करें, तो एक हमारा होता है क्रिएटिन, ध्यान देंगे, एक हमारा क्या है, क्रिएटिन है, और एक हमारा होता है ग्लाइकोजन। इनकी शरीर में वृद्धि होना, यानी कि अगर हमारे शरीर में क्रिएटिन और आपकी ग्लाइकोजन की वृद्धि होती है तो हमें थकान कम महसूस होगी। थकान अधिक महसूस कब होगी, जब लैक्टिक अम्ल होगा, और थकान कम महसूस कब होगी, जब क्रिएटिन और ग्लाइकोजन की हमारे शरीर में वृद्धि होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुकूलन के दौरान हम क्या करते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि अनुकूलन के दौरान आप थकावट देख सकते हैं लैक्टिक अम्ल के कारण और फिर क्या है, CO2 के कारण। अगर हम इनको ही दोनों को कम कर देते हैं तो हमारी क्या होगी, थकावट नहीं होगी। और हमारे कंडीशन क्या है कि क्रिएटिन और या ग्लाइकोजन की वृद्धि होगी तो थकावट तब भी हमारी कम होगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, आपका लैक्टिक अम्ल है और CO2 है, और यहाँ पर आपका क्या है, क्रिएटिन है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपको दिया गया है कि अनुकूलन की कुछ विधियाँ होती हैं, चलो चलते हैं अनुकूलन की विधियाँ, मतलब प्रशिक्षण की कुछ विधि। तो ये तो ध्यान रखना है आपको, अनुकूलन यानी कि शारीरिक पुष्टि में हमारा यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, हमारा क्या होता है, प्रशिक्षण की विधि। तो जो हमारा खेल प्रशिक्षण है, खेल प्रशिक्षण क्या होता है, यानी कि खेलों के लिए जो हम पहले ही अनुकूलन अपने आप को अनुकूलित बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारे क्या होते हैं, कुछ प्रशिक्षण हैं अलग से जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं भार प्रशिक्षण की।
तो हमारा सबसे पहले जो प्रशिक्षण है नंबर 1 पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ क्या होगा आपका भार प्रशिक्षण। भार प्रशिक्षण, तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, नंबर 1 हो गया हमारा भार प्रशिक्षण। अभी देखो यहाँ से आपसे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भार प्रशिक्षण होता क्या है, इसकी हम आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भार प्रशिक्षण का मतलब ये होता है, वैसे तो जितने भी आपके प्रशिक्षण होंगे आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्या करेंगे, आपकी सहन शक्ति बढ़ाएंगे। यानी कि आपकी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या काम करते हैं, प्रशिक्षण लेने का काम करते हैं ना। तो प्रशिक्षण में हमने 2 चरण पढ़े, अभी गरमाना पढ़ा और आपका अनुकूलन पढ़ा। तो हमारा जो भार प्रशिक्षण है, भार प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है कि जो मांसपेशियाँ हैं, देखो भार का मतलब होता है वेट, वजन। यानी कि अगर आप वजन उठाते हैं, जैसे आप सपोज मैं ये कहता हूँ कि आप डंबल का प्रयोग करते हैं, तो आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो क्या हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे थोड़ी सी। कहने का मतलब ये है कि जो आपके मांस हैं उसमें क्या होगी, आपकी वृद्धि हो सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी अक्षमता में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। तो भार प्रशिक्षण से हम क्या करते हैं, यानी खिलाड़ी जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से आपकी अक्षमता को बढ़ाते हैं। तो ध्यान दें कि भार प्रशिक्षण का मुख्य काम क्या है, मांसपेशियों की अक्षमता को बढ़ाना। तो अक्षमता किसके कारण बढ़ी, भार प्रशिक्षण के। और ये प्रक्रिया एक और कंडीशन आती है कि यहाँ पर आपकी मांसपेशियाँ भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा हो कि जो पर्टिकुलर जिम करते हैं, तो जिम करने वालों का शरीर क्या होता है, अपने आप में ही बढ़ जाता है। तो वो भी क्या होता है, आपका भार प्रशिक्षण के अनुसार आता है। लेकिन एथलीट में भार प्रशिक्षण का काम क्या है, देखो एथलीट का मतलब ये होता है कि शक्ति में वृद्धि करना। यहाँ से आपसे ये पूछा जाता है भार प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, यानी कि काम क्या होता है। तो अक्षमता तो बढ़ाना है ही है, लेकिन जो एथलीट है वो क्या करते हैं, अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए भार प्रशिक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे तो जितनी भी हमारी विधियाँ आएंगी सभी की सभी क्या होंगी हमारी, यानी कि आपकी अक्षमता बढ़ाने वाली होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2 हमारी क्या होगी, देखो नंबर 2 है हमारा परिधि परीक्षण। परिधि का मतलब ये होता है, परिधि प्रशिक्षण। तो नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, परिधि प्रशिक्षण। अब देखो परिधि का मतलब क्या होता है कि एक परिधि के अंतर्गत, एक परिधि का मतलब ये होता है, देखो सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि जो परिधि प्रशिक्षण है इसके जनक कौन है, आपके मार्गन है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मार्गन है वो क्या है, आपके परिधि प्रशिक्षण के जनकदाता हैं। ये एक लीड्स विश्वविद्यालय था, उसमें क्या थे, एक अध्यापक थे। ठीक है, और इन्होंने 1958 में इस प्रशिक्षण को नियमित रूप से किया था। देखो कब किया था, 1958। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो परिधि प्रशिक्षण है उसके जनक कौन है, आपके मार्गन हैं। और मार्गन क्या थे, एक शिक्षक थे। शिक्षक कहाँ पर थे, आपके एक लीड्स विश्वविद्यालय था वहाँ पर थे। और 1958 में इन्होंने सबसे पहले बार परिधि प्रशिक्षण का प्रयोग किया। अब जो परिधि प्रशिक्षण होता है ये होता क्या है, देखो परिधि प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कम से कम आपको 10 स्टेशन दिए जाते हैं। 10 स्टेशन का मतलब क्या है कि शरीर के, एक तो पहली कंडीशन ये है कि इससे आप शरीर के सभी अंगों के, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो सभी अंग हैं सभी अंगों का व्यायाम करेंगे। ठीक है, जो सभी अंगों का व्यायाम होगा। अब व्यायाम कैसे होगा, हमने कहा कि कम से कम क्या थे, इसमें 10 स्टेशन थे। तो 10 स्टेशन का मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पर 10 व्यक्ति हैं, अब जो 10 व्यक्ति हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपना गेम या व्यायाम या क्रिया को एक दूसरे को पास करेंगे। पास करने का मतलब ये है कि इन 10 लोगों के पास, सपोज इसके पास क्या है, एक बॉल है। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है, बॉल से खेल रहा है। अभी इसके पास क्या, इन्हें क्या करना है, जंप। ठीक है, इसे क्या करना है, जंप करना है। इन्हें क्या करना है, यानी कि हाथों की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, हाथों की एक्सरसाइज करनी है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास एक अलग अलग इवेंट होगा और ये कुछ समय के लिए करेंगे। जैसे इसने किया, बॉल वाला था तो बॉल किसको देगा, जंप वाले को देगा। जंप वाला किसे देगा, जो हाथ की एक्सरसाइज कर रहा था। यानी कि एक दूसरे की एक्सरसाइज बदलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें देखो सभी अंगों की एक्सरसाइज होगी, प्लस इसमें क्या होगा, कुछ गेमों को शामिल किया जाएगा। यानी कि कुछ क्रिया साथ में किए जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है
कि केवल एक क्रिया से परिधि प्रशिक्षण हो जाए। यहाँ पर क्या होंगे, कुछ क्रियाओं को एक साथ में करना का मतलब क्या होगा, परिधि प्रशिक्षण होगा और सभी अंगों का व्यायाम होगा। अकेला व्यक्ति यहाँ पर नहीं कर सकता। इससे होता क्या है, देखो इससे एक तो सामंजस्य बढ़ता है, फिर शरीर में देखो अलग अलग परिस्थिति यानी कि अलग अलग परिस्थितियों के हमारे खेल हैं, तो हमें जब सभी को एक्सरसाइज है, तो जब सभी एक्सरसाइजों को एक साथ से करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, हमारे शरीर में लचक होगी, फुर्ती होगी, यानी कि अनेक क्रियाओं का बल होगा। कहने का मतलब ये कि सभी अंगों का हमारा व्यायाम हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखते हैं परिधि प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी क्या होगी, शक्ति बढ़ेगी, मानव शरीर की लचक भी बढ़ेगी और आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, गतिशीलता बढ़ेगी। सभी प्रकार की जब हमने व्यायामों को शामिल किया तो आपको ये ध्यान रखना है कम से कम स्टेशन कितने होंगे, 10। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिधि प्रशिक्षण में कम से कम कितने स्टेशन होंगे। स्टेशन का मतलब यहाँ पर ये होगा कम से कम कितने इवेंट होंगे जो एक खिलाड़ी द्वारा बदले जाएंगे, तो वो कम से कम कितने होंगे, 10 होंगे। इससे अधिक हमारे कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं, अब हमारा आता है अंतराल प्रशिक्षण। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट है आपका अंतराल प्रशिक्षण। यहाँ जाते हैं नंबर 3, अंतराल प्रशिक्षण। देखो जो अंतराल प्रशिक्षण होगा, अंतराल का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रहा यहाँ पर एफर्ट लगा, यानी कि हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि आप अगर एफर्ट लगाते हैं और उसके बाद रिकवरी करते हैं। एफर्ट रिकवरी का मतलब ये है कि ध्यान दें, सपोज मुझे 1 मील दौड़ना था, ठीक है, 1 मील दौड़ना था, लेकिन एक तो प्रक्रिया ये है कि मैं एक साथ में 1 मील को दौड़ जाऊँ। दूसरी प्रक्रिया क्या है कि इस 1 मील को दौड़ने के लिए मैंने इसको 400 मीटर के भागों में बांटा। देखो इसको नहीं बांट रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि इसके प्रशिक्षण के लिए इस 1 मील के अनुकूलन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि 400 मीटर मैंने कितनी बार की, 10 से 20 बार, 10 से 20 बार अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इसे कहेंगे हम आपका अंतराल प्रशिक्षण। हमने कहा एफर्ट एंड रिकवरी के सिद्धांत पर काम करता है। कहने का मतलब ये है कि आप व्यायाम करोगे या खेल लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, आराम करोगे, ठीक है, आराम में यहाँ पर आप अपने शरीर को फिर से रिकवर करोगे, फिर से क्या करने के लिए, व्यायाम करने के लिए। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये एफर्ट एंड रिकवरी के सिद्धांत पर काम करता है। और इसमें किसी भी खेल को आप एक साथ ना करके, मतलब किसी भी खेल की एक्सरसाइज एक साथ ना करके उसे क्या करो, टुकड़ों में विभक्त करके, रेपिटेशन जिन्हें कहते हैं, यानी कि देसी बात, जैसे आपने देखा हो कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के दौरान ये कहा था कि चलो आपके 400 मीटर के रेपिटेशन है, 200 मीटर के रेपिटेशन है, या 800 मीटर के रेपिटेशन है, 800 मीटर के आपको 4 लगाने हैं। तो ये क्या है आपका, ये वही है आपका अंतराल प्रशिक्षण। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या आती है कि अंतराल जो प्रशिक्षण है, सबसे पहले आप इसे पहले तो ये भी याद रख सकते हैं कि इसे स्पीड वर्क कहते हैं, या हम ये कहते हैं सबसे पहले अंतराल प्रशिक्षण का प्रयोग किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है बिकुला। और बिकुला कहाँ के थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये फिनलैंड के थे। और इन्होंने 1 मील को दौड़ने की बजाय 400 मीटर के कितने किए, 10 या 20 बार वो 400 मीटर की प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके जो सबसे पहले अंतराल प्रशिक्षण की जिन्होंने शुरुआत की वो कौन थे, आपके बिकुला थे। और बिकुला कहाँ के थे, आपके फिनलैंड के थे। फिर यहाँ से हम चलते हैं कि जैसे आपका बिकुला हो गया, इसके बाद आता है कि हमारा एक और वैज्ञानिक हुए हैं, वैसे तो जेटोपैक ने भी इस प्रक्रिया को दोहराया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना बिकुला क्यों, क्योंकि ये इसके प्रतिपादक है। इसमें एक और कंडीशन रहती है कि देखो एक जर्मन के टोनी खिलाड़ी थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जर्मन के एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था आपका टोनी, ठीक है। टोनी ने क्या किया था कि जब वो अंतराल प्रशिक्षण कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप में एक चीज़ को नोटिस किया। उन्होंने क्या किया, अगर हम सामान्य गति से दौड़ते हैं, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, सामान्य। अब सामान्य से जो सांस की अवधि रहेगी, तो वो उन्होंने बताया था कि 120 से हमारी 140 तक की नाड़ी दर रहेगी। नाड़ी दर का मतलब होता है कि जो हमारी धड़कनें हृदय की, वो सामान्य प्रशिक्षण में इतना रहता है। और अगर हम कहते हैं विशिष्ट
या विशिष्ट अगर हम प्रशिक्षण लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगी 140 से 180 होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि विशिष्ट प्रशिक्षण के दौरान अगर आप विशिष्ट प्रशिक्षण कर रहे हैं तो आपकी नाड़ी दर कितनी होगी, यानी कि अगर आपने 80% जोर लगाया है, आपको ये कहा जाता है ना कि आपको रेपिटेशन लगा के आना है 80% जोर लगाकर, तो 80% अगर एफर्ट से आप रेपिटेशन लगाते हैं तो फिर क्या होगा, आपकी जो हृदय की दर होगी वो 140 से 180 के बीच होगी। और अगर आप 180 से कम लगाते हैं तो आप 120 से 140 के बीच आपकी धड़कनें होंगी। तो ये भी ध्यान रखना है। आपने देखा हो कई बार जो प्रशिक्षु होते हैं यानी कि कोच होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी नब्ज चेक करते हैं। जैसे आपको कहा गया कि रेपिटेशन मार के आओ एक, तो आप रेपिटेशन दौड़ के आए तो फिर वो आपकी नब्ज चेक करते हैं कि कितनी चल रही है 1 मिनट में, तो वो 1 मिनट में देखते हैं कितनी चल रही है। तो यदि 1 मिनट में 140 से 180 के बीच है तो आपका 80% एफर्ट आपने लगाया है। देखो यहाँ यही कंडीशन है कि 80 का मतलब ये कि देखो 80% याद रख सकते हैं, हालांकि 140 तो सामान्य में चल रहा था ना, तो 140 का मतलब सामान्य का मतलब 50%, और 50 के बाद फिर 60%, 70% ऐसे आप अनुमान वहाँ पर लगा सकते हैं कि खिलाड़ी ने कितना एफर्ट लगा, इतना लगा। लेकिन टोनी जो जो खेल प्रशिक्षु थे उन्होंने ये बताया था कि अगर 80% लगाते हैं तो आपके 140 से 120 के बीच आपकी नाड़ी दर होगी, यानी कि आपकी जो हृदय की धड़कन है वो इतनी होगी। आपको यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा कि आपको सबसे पहले तो ध्यान क्या रखना है कि ये क्या है, आपका एफर्ट एंड रिकवरी के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें हम 1 मील की दूरी को डायरेक्ट ना दौड़कर क्या करते हैं, अभी एक छोटी दूरी ले ली और उसके छोटे छोटे हिस्सों मतलब छोटे हमने क्या करता है रेपिटेशन लगाने शुरू कर दी, यानी कि उस गति को हम 10 से 20 बार या 20 से 30 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आती है आपकी अंतराल प्रशिक्षण में। इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट आता है नंबर 4 निरंतर प्रशिक्षण। तो नंबर 4 हमारा क्या है, आपका निरंतर प्रशिक्षण है। अब निरंतर जो प्रशिक्षण होगा, निरंतर प्रशिक्षण में क्या होगा कि डायरेक्टली आपको मैं ये कहूँ कि डायरेक्ट जैसे आपने कहा कि बहुत लंबे समय तक व्यायाम करना, कहने का मतलब ये कि जैसे आप मैराथन की दूरी को देखते हैं तो मैराथन कितनी है, 42.195 किलोमीटर है। तो आपको क्या होगा, वहाँ से निरंतर प्रशिक्षण है, इससे आपकी क्या होती है, सहन शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ निरंतर प्रशिक्षण भी आज हम रोकते हैं, कल फिर इसके कुछ जैसे फोर्ट लेग प्रशिक्षण हैं उनके बारे में फिर से पढ़ेंगे।